GRC of the Lincolnton is representing many different governmental institutions and multinational companies, also some housing societies and real estate tycoons. Amar Said Saab is an authority on contract and as well as the corporate and commercial practice. So please give him a warm welcome and a huge round of applause over to Amar Said Saab. अस्सलाम वालेकुम एंड आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर, ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ स्किल, और ये स्किल आपको अनफॉर्चुनेटली किसी भी लॉ कॉलेज में ना पढ़ाई जाती है ना सिखाई जाती है। ये वो स्किल है जो कि आपने ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको सीखते हैं और इसको पॉलिश करते हैं। आपने लॉ स्कूल्स में जो सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, जो लॉ पढ़ा होता है, उसको आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आके किस तरह अप्लाई करना है, कीपिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ योर क्लाइंट एंड इंश्योरिंग के आप लॉ को कंप्लाई विद भी कर रहे हैं। तो ये एक अमेलगमेशन है जो तालीम आपने ली, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेंगे और जो कानून आपने पढ़ा है। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, you cannot be a good draftsman unless and until you're not a good reader. अगर तो आप लोग किताबों से दूर हैं, I've been an external law student, मैंने अपना एक्सटर्नल लॉ किया बिफोर गोइंग टू द बार। हमारे लॉ जब हम पढ़ रहे थे तो हमें एक ही चीज़ बार बार बताई जाती थी कि रीड रीड एंड रीड। मैंने बहुत से कॉलेजेस में पढ़ाया है और मैंने एक चीज़ यही देखी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग जो है ना पढ़ाई से और बुक से भागते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और लॉयर्स ने तो सारी उम्र किताबों से ही उनका वास्ता रहना है, आपकी जान नहीं छूटनी किताबों से। तो बेटर यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, आप उतने ही अपने आप को पॉलिश और उतना ही आप ब्राइट और शाइन कर सकेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे। पहली चीज़, जो पीछे हमारे एक्सटर्नल के बैठे हुए स्टूडेंट्स ज़रा हाथ रेस करें, कौन कौन से एक्सटर्नल के? अच्छा, काफ़ी कम है। आप लोगों से भी मैं पूछूंगा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन भी इसको रखेंगे। आप लोग मुझे बताइए कि एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक फ़र्क क्या है, आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा है। आई एज्यूम कि आप लोग सब लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। यस, एनी वन ऑफ यू? जी प्लीज। वो ठीक है, कंसिडरेशन का जब एलिमेंट आ जाता है, देखिए ना, एग्रीमेंट क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जो भी आपस में एक आपका और दूसरी पार्टी के दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो एक एग्रीमेंट है। उसमें जब चीज़ें आ जाती हैं, कंसिडरेशन की आ जाती है और उसकी इन्फोर्सिबिलिटी की बात आ जाती है, तो वो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, नॉट आई वुड लाइक टू टेक यू टू द फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर दें पेज को। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? इसकी डेफिनेशन जब आप देख लेंगे ज़रा इसको, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए ज़रा। A contract is a legally binding agreement between two or more parties that creates mutual obligations enforceable by law. This is the basic definition. It is a foundational document for defining relationships, outlining terms, and protecting rights and interests. Key function क्या है? Establishes expectations, rights, duties of each party. Basically, जो contract है वो आपके राइट्स, आपकी ड्यूटीज़, आपकी ऑब्लिगेशंस, उसको आउटलाइन करना है और फिर उसके हिसाब से आपके जो मामलात हैं, चाहे वो कारोबारी मामलात हों या दूसरे मामलात हों, उनको किस तरह ये मॉनिटर करेगा और लेकर चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन वेरियस फील्ड्स। अब आप देख लें कि आपकी लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज गवर्न थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज़ आप देख लें, बिजनेस एंड कॉमर्स। कोई ऐसा बिजनेस है आज की दुनिया में जहां कॉन्ट्रैक्ट्स ना हो? कॉन्ट्रैक्ट्स के बगैर किस तरह मामला चलेंगे? दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। रियल एस्टेट में देख लें, आप लोग जब आएंगे ना प्रैक्टिस में, तो कोई भी क्लाइंट, आई कांट हेयर,
Is somebody speaking at the back? अच्छा पहली चीज जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, द फर्स्ट थिंग यू विल गेट विल बी टू ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी क्लाइंट आपको सिविल या क्रिमिनल ट्रायल देते हुए हिचकिचाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। आपका कमर्शियल जो है काम उसी वक्त ही शुरू हो जाएगा। तो जितना आपको इस चीज़ के ऊपर अबूर हो जाएगा, जितनी जल्दी हो जाएगा, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपलर कॉन्ट्रैक्ट्स टू मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आगे चल के, तो उतना ही आप अपने आप को एज ए लॉयर इस्टेब्लिश कर सकेंगे। अब रियल एस्टेट के हवाले से देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में रियल एस्टेट इज़ अ बूमिंग सेक्टर। आए दिन रियल सेक्टर के हवाले से बेतहाशा केसेस सिविल साइड पे भी और क्रिमिनल साइड पे भी चल रहे होते हैं। पहली चीज़ आपको जो दी जाएगी रियल एस्टेट साइड पे कि आपने एक इकरारनामा मुआहदा बै बनाना है, विच इज़ एग्रीमेंट टू सेल, या आपको दिया जाएगा कि आपने मॉर्गेज डीड बनानी है, या आपने कोई रहननामा बनाना है, आपने कोई इब्तालनामा बनाना है। एनीथिंग जो रियल एस्टेट साइड से डील करती है वो सब इसमें आ जाती है। तो आप बीइंग अ यंग लॉयर हु इज़ अ न्यू एंट्रेंट टू द प्रोफेशन, you can start earning from day one, provided you have the skills. आप ब्लाइंडली ना फॉलो कीजिए इन चीज़ों को। जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिकल मार्केट में स्टेनोस बैठे हुए हैं, लोग उनके पास चले जाते हैं, यार ये मामला है, एक इकरारनामा बना दो, एक मुआहदा बना दो, काम चला लो। वो जो इस तरह का जो काम लोग चलाते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर क्लाइंट एज वेल। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स कि व्हाट एक्चुअली माय क्लाइंट इज आस्किंग फॉर। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो चाह क्या रहा है, और फिर आपने उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है। इंफॉर्मेशन आपके पास हो, फिर आपको लॉ का पता हो कि रेलिवेंट लॉ कौन सा है, फिर उसके बाद आपने उन चीज़ों को देखते हुए जो एग्रीमेंट बनाना है, उसके बाद जाहिर बात है दूसरी साइड है, उन्होंने भी तो उस एग्रीमेंट को देखना है। वहाँ पे जो आपकी फिर निगोसिएशन स्टार्ट होती हैं, कई दफ़ा लॉयर टू लॉयर हो रही होती हैं, कई दफ़ा विद क्लाइंट्स हो रही होती हैं। सो ये बड़ा एक कम्बरसम और एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है शुरू में सबके लिए, एंड थ्रू आउट लाइफ ये रहता है। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्लाइड, सेकंड स्लाइड, हेल्थ केयर एंड लॉ, देन देयर इज़ एवरीडे लाइफ। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कि आपने, मैं आगे मेंशन करूंगा, उसमें इंडेमनिटीज़ हैं, उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की क्लॉजेज़ हैं, उसमें आपकी ऑब्लिगेशन की क्लॉजेज़ हैं। ये सारी चीज़ें एक आपने अमेलगमेट करनी है और आपने प्रेजेंट करना है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये ज़रा हाईलाइट करें इसको। पहली चीज़, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। I'm sure everybody is aware what is an offer and what is an acceptance. And for those who are external, उन्होंने तो कार्लाइल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस पढ़ा होगा, उन्होंने एडम्स वर्सेस लेंसेल पढ़ा होगा पोस्टल रूल के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि व्हाट इज़ एन ऑफर, व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेंस। उसके बाद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या है? एनीथिंग ऑफ वैल्यू, विच कैन बी पेमेंट, विच कैन बी गुड्स, विच कैन बी सर्विसेज। तीसरा क्या है? म्यूचुअल इंटेंट टू बी बाउंड। हमें पढ़ाया गया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, यही कि यू इंटेंड टू बी लीगली बाउंड, म्यूचुअल इंटेंट आ गई बोथ द पार्टीज की। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल कैपेसिटी, कि आर यू ऑफ द लीगल एज, विच मीन्स आर यू अ मेजर 18+, आर यू ऑफ अ साउंड माइंड, आर यू नॉट मेंटली इनकैपेसिटेटेड तो नहीं है किसी तरह भी। और एंटर इनटू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास रेक्विजिट अथॉरिटी है, वो किस तरह कि इन केस आपने किसी को ऑथराइज किया हुआ है, इफ़ देयर इज़ अ कंपनी कैन ऑथराइज इट्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स। पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आप किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, कंपनीज बोर्ड रेजोल्यूशंस के थ्रू करती हैं। जो माइनर्स हैं वो कोर्ट उनको अपॉइंट करती हैं, उनके गार्डियंस जो उनके बिहाफ पे एंटर करते हैं डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। उसके बाद लीगैलिटी ऑफ द पर्पस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
a contract, a valid legally enforceable contract must be for a lawful purpose. It cannot be कि आपने कोई illegal activity के लिए कोई contract किया और उसकी enforceability के लिए आप court में आएंगे, तो that is not possible. That is not even valid and legal. Next करें जी. जैसे मैं पहले बता रहा था की प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, इसमें मोटी मोटी बातें ज़रा थोड़ा लेफ्ट पे रखें, द येलो पार्ट। पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। जितना आप क्लियर होंगे सब्जेक्ट को लेके कि किस मकसद के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हैं बिटवीन द पार्टीज हु आर एट लिटिगेशन या हु आर एट डिस्प्यूट, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उनका दरमियान एक सेटलमेंट बना रहे हैं, सेटलमेंट में कौन सी टर्म्स हैं जिस पर दोनों पार्टीज़ एग्री कर चुकी हैं, और आगे चल के उनके दरमियान मज़ीद किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो। उन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करना है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, यहाँ क्लैरिटी नहीं होगी, वो पेपर पे रिप्रोड्यूस नहीं होगी, एक चीज़। और दूसरा है विद प्रिसीजन, आपने वेग क्लॉजेज नहीं लिखनी है, आपने वेग बात नहीं करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। यू डोंट नीड टू राइट फैंसीफुल वर्ड्स, ओल्ड इंग्लिश लैटिन वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट प्लेन, कीप इट सिंपल। जो एग्रीमेंट्स हैं वो जितने क्लियर और सिंपलर वर्ड्स में होंगे उतने ही वो बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट अ लॉ नोइंग पर्सन। हर शख्स जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेंगे वो लॉयर नहीं होगा, नॉन लीगल पर्सनस होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दे वुड नॉट अप्रिशिएट कि आप उसके अंदर वर्ड्स लिख रहे हैं, लीगल जार्गन्स यूज़ कर रहे हैं, और आप वो फैंसीफुल वर्ड्स लिख रहे हैं, हेयर एंड आफ्टर, रेफर टू एज, या रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस। यू डोंट नीड टू राइट दीज वर्ड्स। ये सारी वर्ड्स आपकी कोर्ट प्लीडिंग्स के लिए बहुत हैं। ये सारा दिन आपने कोर्ट्स में यही बातें करनी है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है तो आपने जहन में रखना है कि एक ऐसा शख्स आपके सामने है, एक ऐसी कंपनी आपके सामने है। येस, ऑफ कोर्स, अनलेस एंड अनटिल द क्लाइंट वांट्स कि इट शुड बी रिटन इन सच अ वे कि उनकी रिक्वायरमेंट हो। वही बात आ गई कि आप क्लियर एंड प्रिसाइज हो यहाँ पे कि क्लाइंट पूछ क्या रहा है, क्लाइंट मांग क्या रहा है। अगर तो उसकी डिमांड हो कि आप उस तरह का तैयार करें तो येस, देन यू हैव टू यूज़ दो सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। अदरवाइज कीप इट सिंपल। जितना आप सिंपल रखेंगे उतना आसानी आपके लिए, उतनी आपके क्लाइंट के लिए। और कल को अगर कोई डिस्प्यूट रेज हो जाता है, मामला आर्बिट्रेशन में जाए या कोर्ट्स में जाए, तो उसकी इंटरप्रिटेशन उतनी ही आसानी से की जा सके, प्लेन लिटरल इंटरप्रिटेशन हो सके, बजाय इसके कि हम डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ की तरफ जाएं और हम इम्प्लाइड मीनिंग्स निकालने की कोशिश करें। सो कीप इट सिंपल एंड डायरेक्ट। ज़रा लेफ्ट पे रखें थोड़ा सा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो था कंसिस्टेंसी इन टर्म्स। कंसिस्टेंसी ऑफ टर्म्स से मेरा मुराद ये कि जब आपने फॉर एग्जांपल एक एग्रीमेंट, एक लीज एग्रीमेंट बनाना है बिटवीन अ लेसोर एंड अ लेसी, तो जब आप ऊपर डिफाइन कर देंगे पार्टी ए अमजद एज लेसोर, पार्टी बी रफीक एज लेसी, तो फिर थ्रू आउट द एग्रीमेंट आप लेसोर एंड लेसी का टर्म ही यूज करेंगे। ये नहीं होगा कहीं पे आप लेसोर लिख रहे हैं, नीचे जाके आप उसे अमजद भी लिख रहे हैं, या उसे पार्टी ए लिख रहे हैं, या पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं। नहीं, कंसिस्टेंसी हो। अगर आपने डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टी को जिसकी बाबत एग्रीमेंट हो रहा है, आपने उसे लिख दिया प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो उसी फ्रेज को, उसी टर्म को आप थ्रू आउट द एग्रीमेंट लिखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, फंडामेंटल टिप है फॉर मेकिंग योर कॉन्ट्रैक्ट्स मोर क्लियर। अगला, नहीं, इसमें बैलेंसिंग प्लेन लैंग्वेज एंड लीगल जार्गन्स। ये वही बात है जो मैंने पहले आपको की कि आपने चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखनी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने एग्रीमेंट्स में वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि एक मुश्किल है किसी के लिए अंडरस्टैंड करना, अगर आपने वर्ड फोर्स मजोर का यूज़ किया जो कि हम नॉर्मली एग्रीमेंट्स में करते हैं, एक आम आदमी के लिए फोर्स मजोर को समझना मुश्किल होगा, उसको फिर आपको समझाना होगा एन एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। या आपने वर्ड अगर यूज़ किया CMA, तो वो परेशान हो जाएगा क्लाइंट के CMA क्या है, फिर आपको उसको बताया सिविल मिसलीनियस एप्लीकेशन। या आपने कोई और वर्ड यूज़ कर लिया, द केस वॉज रीलिस्टेड या केस वॉज लेफ्ट ओवर, तो उसको नहीं समझ आएगी, वो आपको समझाना होगा कि केस एडजर्न हो गया या केस की बारी नहीं आई, तो रीलिस्ट का ये मतलब है, लेफ्ट ओवर का ये मतलब है। तो लीगल जार्गन्स आपने यूज़ नहीं करने हैं, आपने उसको बैलेंस आउट इस तरह करना है कि वो नीट एंड क्लीन हो। कई दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेज लोग लिख देते हैं, वो इस तरह लिख देते हैं, बहुत से केसेस में हम ये देखते हैं कि जहाँ बात कंसिड्रेशन की आती है, कंसिड्रेशन एक शख्स ने सर्विसेज दी, उसकी सर्विसेज के एवज आपने उसे कंसिड्रेशन अमाउंट देनी है, तो आपने आया वो अमाउंट एप्लीकेबल टैक्सेस डिडक्ट करके देनी है या उसके ओवर एंड अबव आपने टैक्सेस देनी है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे फील्ड में आके, तो वो सारा इशू रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड दी कंसिडरेशन अमाउंट, कि व्हाट एक्चुअली वाज डिसाइडेड एज कंसिडरेशन। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी टैक्सेस की, क्योंकि और कोई चीज़ इतनी मैटर नहीं करती पार्टीज़ को जितना कंसिडरेशन या अमाउंट। देने वाला क्या दे रहा है, लेने वाला क्या ले रहा है, टैक्सेस कटने हैं नहीं कटने हैं, किसने टैक्सेस बेयर करने हैं। जितने भी आपके रियल एस्टेट के एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें यही लिखा होता है कि जो परचेज़र होता है वो तमाम टैक्सेस को बेयर करेगा, ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ है। लेकिन कई हमने ऐसे भी एग्रीमेंट्स देखे हैं जिसमें पार्टीज डिवाइड कर लेती हैं आपस में कि सेलर ये देगा, बायर ये देगा। अब तो टैक्सेस का रजीम भी कुछ इस तरह का है कि सेलर के ऊपर भी टैक्सेस अब लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने और बायर के ऊपर भी हैं। कई केसेस में इवन बायर के टैक्सेस भी सेलर को देने होते हैं। इट अगेन डिपेंड्स कि किस सिचुएशन में शख्स है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम अ हाउसिंग सोसाइटी एंड आई हैव सोल्ड अ प्लॉट टू अ कस्टमर, और गवर्नमेंट ने रिसेंटली सेलर के ऊपर, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी सेलर है, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है कि टैक्सेस सेलर ने देनी है। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन में, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, वो पहले ही क्लाइंट को बता देते हैं कि हमारे जो ऊपर एप्लीकेबल टैक्सेस हैं बतौर सेलर वो भी आप लोगों ने देनी है। तो इट अगेन डिपेंड्स कि आप किस पोजीशन में, इफ़ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ एन अथॉरिटी या दूसरा शख्स एक वीकर कैपेसिटी में है, तो फिर अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि एग्रीमेंट कहाँ हुआ। एग्रीमेंट जो हो गया उसको रिप्रोड्यूस कर दिया एज कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कर दें स्लाइड। नाउ दीज आर प्रीरेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट: ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, म्यूचुअल इंटेंट एंड कैपेसिटी। सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हम आ जाएं तो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड ऑफर, इसका मतलब ये कि जो ऑफर दी जा रही है वो कितनी क्लियर है, वो ऑफर कितनी क्लियर है, और उसकी रेसिप्रोकल में उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्टेंस है क्या वो भी वैसे ही है। फॉर एग्जांपल, ऑफर दी जा रही है कि वी आर विलिंग टू सेल दिस कार फॉर 500,000 रुपीज़, क्या एक्सेप्टेंस भी उस तरह आ रही है? क्या एक्सेप्टेंस ब्रोकन आ रही है या एक्सेप्टेंस पूरी अमाउंट की नहीं आ रही है? तो जब तक दोनों चीज़ें कॉरस्पॉन्ड ना करें या पार्टीज जो हैं उसको एग्री ना करें, सो दे कैन नॉट बी अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैं वो पहले एक केस का हवाला दे रहा था, आप लोगों ने आई एम श्योर वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस पढ़ा होगा सबने, अगर फैक्ट्स याद हों। जो कंपनी स्मोक बॉल बना रही थी उनका दावा था कि जो हमारी दवाई लेगा उसको इन्फ्लुएंजा या फ्लू नहीं होगा। तो जो मिसेस कार्लाइल थी उन्होंने वो यूज़ किया एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन एंड येट स्टिल उनको फ्लू हो गया। शी सूड द कंपनी कि इन्होंने कहा था कि किसी को होगा तो हम उसे 100 पाउंड्स, आई थिंक उस ज़माने में 100 पाउंड्स वाज अ लॉट ऑफ मनी, तो वो हम एज डैमेजेस देंगे। तो इन्होंने कहा कि हमने तो एडवर्टाइजमेंट की,
तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑफर नहीं है, दिस वॉज देयर क्लेम इन द कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा नो, आपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक ऑफर दी, शी बॉट द मेडिसिन, शी एक्टेड अपॉन एंड शी रिलाइड अपॉन योर एडवर्टाइजमेंट, तो वहाँ पे उसका ख़रीदना, उसका अमल करना वो कंसिडरेशन में आ गया, एक्सेप्टेंस में आ गया। तो वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो वहीं पर हो गई जब उसने ख़रीद कर उसको इस्तेमाल कर लिया। तो चीज़ें यहाँ पे इस तरह भी देखनी है कि ऑफ़र कितनी एक्सप्लिसिट आ रही है, कंसिडरेशन के लिए बात क्या हो रही है और एक्सेप्टेंस कैसे हो रही है। हमारे पास एग्रीमेंट्स आते हैं जिसमें पार्टीज़ जो होती हैं वो मुख्तलिफ मामलात में उलझी होती हैं, क्योंकि मैं रियल एस्टेट साइट पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, तो कई दफ़ा हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मॉर्गेज्ड होती हैं बैंक्स के पास, बेचने वाला मजबूर होता है, ही इज़ इन नीड ऑफ मनी, तो वो फिर बायर को ये कहता है कि आप मुझे पैसे देंगे, मैं बैंक से क्लियर करवाऊंगा, इस प्रॉपर्टी को रिडीम कराऊंगा और आपको एनओसी लेके दूंगा बैंक से, तो उसके बाद आई विल हैंड ओवर द पोजीशन। वो सारी जो टर्म्स होती हैं, कई दफ़ा हमने देखना होता है कि क्या हमने ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट बनाना है या हमने सिंपल बिटवीन द टू पार्टीज बायलैटरल एग्रीमेंट बनाना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि ऑफर क्या है, कि ही इज़ विलिंग टू गिव द पोजेशन एंड टू ट्रांसफर द ओनरशिप वंस द प्रॉपर्टी इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैंक्स। एक्सेप्टेंस क्या है कि यस आई एम विलिंग टू पे ऑफ द बैंक्स, आप क्लियर करवा के देंगे मुझे, आप नीट एंड क्लीन पोजेशन देंगे और अनइनकम्बर्ड टाइटल देंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में आ गई। इसी तरह हम कंसिडरेशन को देखते हैं, इसको ज़रा कंसिडरेशन को थोड़ा सा कर दें। आई वुड लाइक टू रीड दी कंसिडरेशन पार्ट। डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन है, अगर आप लोग सब इसको देख लें ज़रा, इज इट विजिबल? कंसिडरेशन इज द वैल्यू एक्सचेंज्ड बिटवीन द पार्टीज विच कैन बी मॉनेटरी, गुड्स, सर्विसेज और अ प्रॉमिस टू परफॉर्म और रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्शंस। कंसिडरेशन की किस्म है जी, मॉनेटरी, गुड्स की वैल्यू में, सर्विसेज या प्रोमिसेस के वैल्यू में। उसके बाद ईच पार्टी मस्ट प्रोवाइड समथिंग ऑफ वैल्यू टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग। जब तक कॉरस्पॉन्डिंग कोई चीज़ नहीं होगी, कंसिडरेशन नहीं होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। ये तो बेसिक बात होगी। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, मॉनेटरी, पेमेंट इन करेंसी जो है वो मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ गया और प्रोमिसेस आ गया। Adequacy of consideration. Now this is very important. लॉ ये नहीं कहता कि इक्वल वैल्यू की ही आप कंसिडरेशन दें अनलेस एंड अनटिल पार्टीज एग्री। फॉर एग्जांपल, ये मेरे सामने लैपटॉप है, इसकी वर्थ 1 लाख होगी, लेकिन इफ आई एम विलिंग टू सेल इट एट अ लेसर प्राइस, तो और वो एग्री कर रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं 1 लाख में बेच रहा हूँ, अगला मुझे कह रहा है मैं 50 में खरीदूंगा, मैं अगर उस पर एग्री कर गया तो मेरे लिए तो वैल्यू आ रहा है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 1 लाख ही हो, पार्टीज दोनों म्यूचुअली एग्री कर रही हैं तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और उसके ऊपर कंसिडरेशन मुकम्मल हो जाती है। तीसरा, म्यूचुअल इंटेंट एंड कैपेसिटी। ये जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि ऑल पार्टीज मस्ट डेमोन्स्ट्रेट एन इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंट इज टिपिकली inferred from the language of the contract and the actions, obligations and duties of the parties. Intent का पता चल गया। लीगल कैपेसिटी में वही बात आ गई कि लीगल एज है, साउंड माइंड है, अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन एंटिटी है। जिस तरह मैंने कहा कंपनीज के बिहाफ पे कोई आएगा तो वो ऑथराइज्ड होगा, उनका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा या सक्सेसर इन इंटरेस्ट होगा या उनका कोई एम्प्लॉय होगा जिसको बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज किया जा रहा होगा। नेक्स्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए सबसे ज़रूरी जो प्रिंसिपल हमेशा देखा जाता है, और यही चीज़ें कल को आपके लिए डिस्प्यूट्स का वजह बनती हैं, और जिन चीज़ों को शुरू में ही लॉयर ने देखना होता है कि क्या जो शख्स हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, डज ही हैव द लीगल कैपेसिटी, डज ही हैव द लीगल अथॉरिटी।
एक शख्स अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो अगर आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी हो जाए तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो तो कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली उसको आप इन्फोर्स ही नहीं कर सकेंगे। एक शख्स है, वो क्लेम कर रहा है कि ही इज़ एन ऑनर ऑफ अ सर्टेन गुड, जबकि वो नहीं है और वो किसी और का है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो आपने बतौर लॉयर ये वेरीफाई करना है। हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले लॉयर्स जो हैं ड्यू डिलिजेंस करते हैं। आपको इस चीज़ का पता है? ड्यू डिलिजेंस का मतलब ही यही होता है, लीगल ड्यू डिलिजेंस का, कि हमने चीज़ों को देखना है कि आया द वन हु इज़ क्लेमिंग टू बी एन ऑनर, डज ही हैव अ नीट एंड क्लीन टाइटल, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे फैक्ट्री हो, वटेवर। हम उस चीज़ की फीस लेते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम उसका एक सर्टिफिकेट भी देते हैं कि हमने लीगल ड्यू डिलिजेंस की है और ये चीज़ें हमने निकाली हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव फाउंड। अगर उसके अंदर कोई इश्यूज़ हैं तो वो हम इश्यूज़ आइडेंटिफाई करके अपने पार्टी को बताते हैं कि ये मामलात हैं, आप देख लें। और अगर आप इसके बावजूद, हमारी एडवाइस के बावजूद भी अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो डैट विल बी एट योर ओन कॉस्ट रिस्क। वो हमारा फिर उसमें नहीं होगा। उसमें फिर हम नीचे एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हमारा जो लीगल एडवाइस है वो ये है इस मामले में। अगर फिर भी आप करेंगे तो आप अपने कॉस्ट एंड रिस्क पे करेंगे। देखिए, आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में एवरीथिंग इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, देयर आर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज। इन ग्रे एरियाज के ऊपर ही बहुत सा काम हो रहा होता है। तो लेकिन बतौर वकील मैंने ये चीज़ देखी है कि जितना आप चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखेंगे, जितना ब्लैक एंड वाइट रखेंगे, उतना आप फ़ायदे में रहेंगे। आपने सिर्फ क्लाइंट सिक्योर करने के लिए या कोई केस सिक्योर करने के लिए कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो कल को आपकी रेपुटेशन के ऊपर एक सवालिया निशान बन जाए। वो ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी कॉम्पिटेंसी को एक तरफ रख कर आपको इनकॉम्पिटेंट जाहिर कर दे, आपको खामखा में इंटेंगल कर दे किसी लिटिगेशन में, या आपके लाइसेंसेस जो हैं वो एट स्टेक आ जाएं। बार काउंसिल्स में आपकी एप्लीकेशंस चली जाती हैं, पंजाब बार की अगर हम बात करें मुख्तलिफ बार्स में, कि जनाब ये सारा चक्कर है, FIRs हो जाती हैं। एंड मोरलेस आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी होते हैं जिसमें वकला कत्ल कर दिए जाते हैं और चीज़ें आ जाती हैं कि लोग हमारे यहाँ पर्सनल भी हो जाते हैं। तो जितना आप अपने आप को नीट एंड क्लीन रखेंगे, जितना अपने आप को वाज़े रखेंगे, मेरे दोस्त, आप लोग उतना ही अपने आप को प्रॉस्पर भी करेंगे और उतना अपने आप को सिक्योर भी रखेंगे। आपने बहुत सी चीज़ें देखनी होती है ना, इट्स जस्ट नॉट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, यू टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लीगल कैपेसिटी और अथॉरिटी मैं सबसे पहले देख रहा होता हूँ कि शख्स रिप्रेजेंट कर रहा है ABC कंपनी को, आया इसके पास एक वैलिड बोर्ड रेजोल्यूशन है। मैं कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स मंगवा के देखता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उनको देखता हूँ कि आया कंपनी के पास ये इख्तियार है भी कि वो अपने GM को या अपने MD को या अपने किसी मैनेजर को ये इख्तियार दे कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल करे, इस प्रॉपर्टी को लीज आउट करे, इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करे। सो ये असल काम है लॉयर का कि उसने इस पे डिग आउट करना है। सारा आपका जो शुरू का टाइम है वो इसी चीज़ में लग जाता है। आपने पहले ड्यू डिलिजेंस कर ली, यू हैव कम टू अ पोजीशन के वेयर यू कैन टेल योर क्लाइंट के येस प्लीज़ एंटर इनटू द निगोशिएशंस फॉर सेल और परचेज। उसके सिलसिले में पहले डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इनको देखें। जिसके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं कि आया वो अथॉरिटी रखता है कि नहीं। बेशुमार केसेस में हम यही देखते हैं आखिर में जब वो कोर्ट्स में आते हैं कि इवन बैंक्स, इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इवन मल्टीनेशनल्स, इवन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके पास वो रेलेवेंट अथॉरिटी नहीं होती है। या तो उस अथॉरिटी को मिसयूज़ किया जा रहा होता है या उसकी उनके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं होती है। अच्छे भले केसेस आपके इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं कि लैक ऑफ अथॉरिटी थी, आप ये काम कर नहीं सकते थे, और फिर उनके ख़िलाफ़ पीडा की इंक्वायरियाँ, उनके ख़िलाफ़ नैब के मामलात,
और बेशुमार दूसरी जो है FIA की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती हैं. So we will start with legal age. This is of course 18 years plus. जो minors हैं, they are of course to be represented through their guardians, appointed through court. तीसरा साउंड माइंड है कि यस जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आया वो साउंड माइंड का शख्स है भी कि नहीं है, मेंटली इनकैपेसिटेटेड तो नहीं है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ्री विल. आपने देखा है कि अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टार्टिंग ही यही होता है कि मैं बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी तनाव के, बग़ैर किसी प्रेशर के, अपनी आज़ादाना मर्ज़ी के साथ इस मुआहदे में एंटर कर रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ. सो यू हैव टू बी फ्री विल विदाउट एनी प्रेशर, कोर्जन और ड्यूरेस. दूसरा है अथॉरिटी ऑफ सिग्नेटरीज. वेरिफिकेशन फ्रॉम द अथॉरिटी. फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी का मैटर आपके पास आया है एंड यू हैव टू ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट फॉर अ कंपनी, तो वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको हम वेरीफाई SSCP से करवा रहे होते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से. अगर एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म आई है तो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के पास हम जा रहे होते हैं. इस तरह मुख्तलिफ जो मामलात हैं, अगर कोई सरकारी इदारे का मामला है तो वो फिर हम उधर चेक कर रहे होते हैं, उधर वेरीफाई कर रहे होते हैं कि यस क्या ये अथॉरिटी है, होल्ड करता है, करती है, वट एवर द केस में भी. दूसरा, बाइंडिंग पार्टीज टू दी टर्म्स. आपने इस तरह के क्लियर कट टर्म्स बनाने हैं कि आप पार्टीज को बाइंड कर सकें. डेलीगेशन एंड रिप्रेजेंटेशन. फिर वही बात है कि क्या एक शख्स के पास डेलीगेटेड अथॉरिटी है, क्या वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने डबल चेक करनी है, उसके बाद यू विल मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट कर दें जी प्लीज़. स्कोप एंड पर्पस क्लॉज. ये ज़रा पहला जो है ना ये ज़रा हाईलाइट कर दें. डेफिनेशन ऑफ स्कोप क्या है कि कोई भी एग्रीमेंट है कि उसका स्कोप क्या है. Clearly define the boundaries of the contract, including what obligations and rights each party has. Specify the services, products, tasks, duties, and obligations expected to be delivered within the agreement's framework. यानी आपने पहले तो आइडेंटिफाई कर लेना है स्कोप सारा. आप क्लियर हों कि एक्चुअली स्कोप क्या है. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर आपने एक मॉर्गेज डीड बनानी है तो वो मॉर्गेज डीड बनाते बनाते उसे आप एग्रीमेंट टू सेल बना रहे हैं. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है एक एग्रीमेंट बना रहे हैं लीज़ का तो वो लीज़ एग्रीमेंट से वो एग्रीमेंट टू सेल बन रहा है. ऐसा नहीं है. स्कोप बड़ा वाज़ेह होना चाहिए. उसमें तमाम चीज़ें जो कि सर्विसेज दी जा रही हैं, जो प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो टास्क्स हैं पार्टीज़ की, वो क्लियरली उस स्कोप के अंदर आइडेंटिफाई हों. यू कैन नॉट होल्ड अ पर्सन लाइबल इन केस मैं एक शख्स के साथ बिल्डिंग का एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का, तो वो जो शख्स है रेलिवेंट जो है उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास वो रेलिवेंट परमिशंस नहीं है, उसके पास वो ऑथराइजेशंस नहीं है, तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है. फिर तो ये सारा जो है वो मेरे ऊपर आ जाएगा कि मेरे से ही ये काम गलत हो गया, मैंने ही उन चीज़ों को नहीं देखा परखा. उसके बाद लिमिटेशंस एंड एक्सक्लूजन्स. आउटलाइन व्हाट इज़ एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड and excluded from the contract. To prevent misunderstandings, avoid overextending obligations by carefully defining each party's rules and limits. For example, अगर हमने बतौर कंसल्टेंट किसी को इंगेज करना है तो हमने उस चीज़ को बड़ा केयरफुली डिवाइस करना है कॉन्ट्रैक्ट में कि कंसल्टेंट की ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, कंसल्टेंट की ड्यूटीज़ क्या होंगी, कंसल्टेंट की कितनी लिमिटेशन होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से कंसल्टेंट है, सो दैट पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल मैटर्स.
that person cannot be held for other things besides the construction. अगर ज़मीन की ऑनरशिप का ही मामला है तो वो कंसल्टेंट जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ओवरसी कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी, उसकी ना ड्यूटीज़, उसकी राइट्स में वो चीज़ें नहीं आती हैं। उसे तो सिर्फ ये देखना है ना कि आया कंस्ट्रक्शन जो है विद इन दी पैरामीटर्स, जो सेट बिजनेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, जो टाइमलाइंस बिटवीन दी पार्टीज तय हैं वो फॉलो हो रही हैं, जो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ मटेरियल तय है वो सब उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो दीज आर द थिंग्स विच द कंसल्टेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड विल बी ओवरसीइंग। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, इंटेंट एंड पर्पस। ये जो क्लॉजेज होती हैं, दी ऑब्जेक्ट क्लॉज जिसे हम कहते हैं, जिसमें पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली स्पेल आउट होता है। Explain why the agreement is being formed, such as to supply consulting services or to license software. अब जो पहली क्लॉज होती है, जहां आपने पार्टीज को डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज पे आएंगे। उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप बताएंगे कि एग्रीमेंट का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। मैं एक हाउसिंग सोसाइटी हूं और मैं एक शख्स को इंगेज कर रहा हूं कि आपने मेरी मार्केटिंग टीम को हेड करना है, तो उस एग्रीमेंट में ये चीज़ बड़ी क्लियरली स्पेसिफाई हो जाएगी। दी पार्टी ए विच इज़ द हाउसिंग सोसाइटी इज़ डिज़ायरिंग टू इंगेज द सर्विसेज ऑफ मिस्टर ए और बी फॉर द मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज फॉर द सोसाइटी। वो जिसको हम ले रहे हैं एज एम्प्लॉई, उसको या कंसल्टेंट ले रहे हैं, तो हम उसकी सर्विसेज पहले ही ऑब्जेक्ट क्लॉज में बता देंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ये है कि जी मार्केटिंग साइड को देखना है, मार्केटिंग को बेहतर तरीके से देखना है। और इसी तरह अगर कंस्ट्रक्शन साइड पे है तो उस शख्स का हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज में सारा ये चीज़ डिफाइन कर देना है कि किस लिए पार्टीज जो है दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें जाहिर बात है फिर पर्पस क्लॉज भी आ जाएगी। वही चीज़ है कि फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी or to transfer intellectual property rights, whatever the object may be, it has to be clearly spelled out. Next, please. Defining rights and obligations. Next slide. अब किसी भी एग्रीमेंट में जो सब्सिक्वेंट क्लॉजेज होती हैं ऑब्जेक्ट के बाद, वो राइट्स, ऑब्लिगेशंस और स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स के हवाले से होती हैं। जो राइट्स है, जो एक शख्स है जो सेलर है, उसके क्या राइट्स होंगे? उसके राइट्स ये होंगे कि वो नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उस प्रॉपर्टी पे कोई लिटिगेशन नहीं है, कब्ज़ा उसका नीट एंड क्लीन है, और जब और जहां ज़रूरत होगी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास पेश होगा और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा। और इसी तरह जो परचेज़र है उसका भी यही है कि वो वक्त पर पूरी कंसिडरेशन अमाउंट पे करेगा, वो प्रॉपर्टी लेने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेगा, ठीक हो गया, और उसको पोजेशन मिलने के बाद वो खुद उसको ट्रांसफ़र करवाएगा और जहाँ ज़रूरत होगी सेलर को अपने साथ रखेगा। तो राइट्स भी आ गए, ऑब्लिगेशंस आपने स्पेल आउट कर दी, और स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स में स्पेसिफाई हो गया कि कितने ज़मीन, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कनाल 5 मरले सेल की जा रही है, तो वो क्लियरली स्पेसिफाई हो गया कि 2 कनाल 5 मरले। फिर उस प्रॉपर्टी की लोकेशन डिफ़ाइन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो वो ओपन लैंड में है तो खसरा, खतूनी, केवट नंबर वगैरह आ जाएंगे। अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में है तो प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स में टाइम डिफ़ाइन कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें मुआहदा हो रहा है आज की तारीख में, आज जो है टोकन मिल रहा है या हमें उसकी टोकन मनी मिल रही है या एडवांस पेमेंट मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, बाकी पेमेंट 2 माह में, 3 माह में हो रही है या 2 हफ्ते में हो रही है। तो हर चीज़ क्लियरली टाइमलाइंस के साथ उसमें डिफ़ाइन हो जाएंगी।
और फिर आपने क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों साइड को उसमें मेंशन कर देना है, ताकि असल मकसद क्या है कि कल को डिस्प्यूट्स जो हैं अननेसेसरीली क्रिएट ना हो। एवरीथिंग शुड बी क्लियर, नीट एंड क्लियर, ब्लैक एंड वाइट में हर चीज़ आ जाए। इसीलिए जी प्लीज़। मेरा क्वेश्चन क्लैरिटी और स्कोप से रिलेटेड है। सर तकरीबन एक साल पहले मुझे ना अपॉर्चुनिटी मिली कि रूडा ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं देखूँ एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। तो रूडा के अंदर दो तरह के एग्रीमेंट थे, एक कंसोर्शियम एग्रीमेंट था, एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट था, और दोनों के टेम्पलेट्स डिफरेंट थे। अब पार्टी की जो अंडरस्टैंडिंग थी ना वो थी कंसोर्शियम वाली, लेकिन उन्होंने जो टेम्पलेट यूज़ किया था और एग्रीमेंट बनाया था वो जॉइंट वेंचर को देख के बनाया था, और अंडरस्टैंडिंग टोटली नहीं थी। अब जब डिस्प्यूट आया तो डिस्प्यूट में पता चला कि जॉइंट वेंचर था ही नहीं, कंसोर्शियम था। तो सर इस केस में क्या होगा जब स्कोप डिफरेंट हो जाएगा, और क्या ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड फ्लेक्सिबल होगा या फिर ये देखिए हम अक्सर जब एग्रीमेंट्स बनाते हैं ना, उसमें हम एक क्लॉज लिखते हैं कि दी हेडिंग्स एंड दी कंटेंट्स जो हैं दे आर जस्ट फॉर ईज ऑफ द पार्टीज़। कोर्ट कई दफ़ा चीज़ों की ना इंटेंट देख रहा होता है फ्रॉम द लैंग्वेज यूज्ड एंड फ्रॉम द पर्पस स्कोप जो उसमें मेंशन्ड होता है। कंसोर्शियम इज़ बिटवीन अ लॉट ऑफ कंपनीज, जॉइंट वेंचर भी उनके दरमियान होता है। तो वो तो फिर लैंग्वेज जो यूज़ की गई है जिसमें राइट्स और उनकी ऑब्लिगेशंस और स्कोप मेंशन्ड होगा, तो कोर्ट तो फिर उस तरह इंटरप्रेट करेगी ना। अब क्योंकि मेरे पास तो सरे दस्त इन्फॉर्मेशन जितनी आपने ये बताई है, तो ऐसे नहीं है कि कोर्ट ब्लाइंडली देखता है। कोर्ट कई दफ़ा डिग आउट करता है कि असल मकासद क्या थे जिसके लिए पार्टीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा ना कि अगर प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश आप लिखेंगे और बड़ा क्लियरली स्पेल आउट करेंगे तमाम टर्म्स को और क्लॉजेस को, तो इट शुडंट बी दैट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अ कोर्ट और फॉर एन आर्बिट्रेटर। इन दिस केस जब उन्होंने दो टेम्पलेट्स मॉडल एग्रीमेंट बना के रखे हैं डिफरेंट, जॉइंट वेंचर्स के लिए डिफरेंट और कंसोर्शियम के लिए डिफरेंट, तो उस केस में जो मॉडल ही गलत अडॉप्ट हुआ है इसकी मैं पूछ रहा हूँ क्या इफ़ आई एम फॉर द रूडा देन आई विल डेफिनेटली प्लीड कि जनाब ये इनकॉम्पिटेंसी थी, इनकैपेसिटी थी, इनकी गलती थी, इसके लिए रूडा ब्लेम नहीं होगा। मैं तो फिर यही कहूँगा ना कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए जाए, ये कंसोर्शियम के लिए था, इन्होंने जॉइंट वेंचर का बनाया। और रूडा ने उस बात को अप्रूव भी तो किया है, सॉरी, रूडा ने अप्रूव भी तो किया है कि उसके कॉन्टेक्स्ट देखे बगैर ही खप्पा लगा के तो फिर ये तो स्ट्रॉन्ग केस हो गया फॉर दी अदर पार्टी कि अगर रूडा ने उसको अप्रूव कर लिया उसको देखे बगैर, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ सरकारी मामलात अगर एलडीए के आप देखें और रूडा के भी देखें तो मोरलेस ऐसे ही होता है, वो देखे बगैर ही चीज़ें होती हैं। बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं, मैंने आपको कहा ना कि देयर आर मैनी ग्रे मैटर्स एज वेल। कई दफ़ा आंखें बंद कर दी जाती हैं, प्रेशर्स आ जाते हैं राइट लेफ़्ट से कि ये एग्रीमेंट जैसा भी है इसको इंडोर्स किया जाए, इसको कबूल किया जाए। आई एम श्योर ये चीज़ें भी आती हैं, मजबूर होते हैं सरकारी अफसरान, उनको प्रेशर दिया जाता है, उनके ट्रांसफ़र्स की थ्रेट्स होती हैं, नौकरी से निकाल देने के मामलात होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एट प्ले। लॉयर का काम इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप जब एक एग्रीमेंट बनाने बैठते हैं तो ट्रस्ट मी देयर आर 101 फैक्टर्स जो आपने देखने होते हैं। आपने अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड करना है, आपने डिग्निटी ऑफ योर ब्लैक कोट को भी रखना है, आपने अपनी रेपुटेशन, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आपकी अपनी रेपुटेशन एट स्टेक होती है। क्योंकि इफ़ यू आर अ न्यू लॉयर, इफ़ यू आर अ न्यू एंट्रेंट, यू हैव टू स्टैब्लिश योर वर्थ एंड योर नेम कि भाई इसमें कोई दमखम है, इस बच्चे में ये बातों को समझता है। ठीक है ना, तो बहुत सी चीज़ें, फिर आपने अपने इंटरेस्ट, क्लाइंट के इंटरेस्ट को देखना, फिर आपने लॉ को भी देखना है। ये तो बड़ी अहमकाना बात हो जाएगी कि आप लॉ के साथ अपडेटेड ही ना हो और आप एक पुराने कानून का हवाला दे दें और लॉ चेंज हो जाए ऑल टुगेदर। तो आपने तो अपना तो बेड़ा गर्क किया ही किया, साथ आपने अपने क्लाइंट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि लॉ जो है कर लेना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसके इतने इम्प्लीकेशंस और इतने इम्पैक्ट हैं आप सोच नहीं सकते। इट्स नॉट ईजी, ट्रस्ट मी।
मैं जब नया नया वकालत में आया तो मुझे लगता था कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने एक सिंपल एग्रीमेंट टू सेल भी बना दिया कि ये बेच रहा है, ये ख़रीद रहा है, ये इनके दरमियान तय हुआ है, प्रॉपर्टी इतने अरसे में ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो कब्ज़ा ले लेगा, ये ट्रांसफ़र कर देगा। उन मामलात में जब झगड़ा बना और मामला जब अदालत तक गए तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स पर जब हमने देखा कि डिस्कशंस कोर्ट में शुरू हुई और उन छोटे इश्यूज़ को लेकर इतनी इतनी डिबेट्स हुई, तो फिर अब तो मैं इस नतीजे पे हूँ कि व्हेनेवर यू ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, टेक योर मैक्सिमम टाइम, अनलेस एंड अनटिल द क्लाइंट इज़ एट वेरी अर्जेंसी में ना हो वो, तो आप सोच समझ कर तसल्ली से हर चीज़ को देखते हुए, पहली चीज़ है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें अपने क्लाइंट से, ये मत घबराएं, उसका सर खा जाए। वो जो आपको कह रहा है उसकी पहले सारी बात सुने, उसे टोके ना, और इन्फॉर्मेशन उससे लें, उसके बाद फिर उसको समझाएं कि व्हाट इज़ लीगली पॉसिबल एंड व्हाट इज़ नॉट। उसके बाद भी अगर वो कहे कि नहीं तो उससे कहें कि भाई मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा साथ, मेरे नज़दीक ये लीगली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चैलेंज हो जाएगा और ये सेटिसाइड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, या आगे चल के इसके ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो ये चीज़ें फोर फ्रंट पे ही बता देना बहुत बेहतर है। रही बात रूडा की, तो मैं एलडीए के साथ भी काम कर चुका हूँ, मैं बहुत से हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए काम करता हूँ, मुझे पता है देयर आर मेजर फैक्टर्स एट प्ले। सिफारिश आ जाती है और चीज़ें होती हैं, देयर इज़ मनी इन्वॉल्व्ड, देयर आर थ्रेट्स इन्वॉल्व्ड। सो यस, तो वो जो शख्स जिन्होंने किए उनके खिलाफ फिर अब पीडा की इंक्वायरी शुरू हुई है, नैब के मामला शुरू हुए हैं, तो हो जाएगा ना, यही है। क्योंकि मैं डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सी चीज़ें जो रूडा में हो रही हैं उनके साथ मैं रिलेटेड भी हूँ। एनी हाउ, लेट्स कम बैक टू दी टॉपिक। आगे था इससे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ गया। द कंसिडरेशन क्लॉज, आपने स्कोप बयान कर दिया, आपने राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस स्पेल आउट कर दी। उसके बाद दी फोर मोस्ट क्लॉज इज़ द कंसिडरेशन क्लॉज। सारा झगड़ा पैसे का है, सारा झगड़ा कंसिडरेशन का है। नथिंग इज़ ऑफ मोर इम्पोर्टेंस देन द कंसिडरेशन क्लॉज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये बैकबोन की हैसियत रखता है और यही चीज़ होती है जो कि रिवॉल्व कर रही होती है तमाम पार्टीज़ के इंटरेस्ट्स को और हर चीज़ को। फ्यूचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस क्लॉज से रिलेटेड होता है। तो जब भी ये क्लॉज बनानी है बहुत ध्यान से देखते हुए, समझते हुए, क्योंकि जो स्मार्ट लॉयर्स होते हैं वो वक्त के साथ आप देखेंगे वो कंसिडरेशन क्लॉजेस को इस तरह ड्राफ्ट करते हैं कि एक ऑर्डिनरी यंग एंट्रेंट के लिए उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बज़ाहिर वो कुछ और लग रहा होता है लेकिन उसके पीछे जो मतलब होते हैं वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। कंसिडरेशन क्लॉजेस में हमारे यहाँ या वर्ल्ड ओवर भी असल में टैक्सेस को इवेड करने वाला मामला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो टैक्सेस की लाइबिलिटी है वो किस तरह शिफ्ट कर दी जाए उस पार्टी के ऊपर जिसके ऊपर ओरिजिनली की नहीं जा सकती, लेकिन क्योंकि वो इन राइटिंग जब हो जाता है तो कल को जब डिस्प्यूट भी होता है तो वो यही चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हम मोस्टली हाई कोर्ट्स में इन्हीं मामलात को लेके चल रहे होते हैं। कंसिडरेशन क्लॉज को, ये 4 लाइनों की क्लॉज होती है और इसने वक्ता डाला होता है और 4-4 साल उसके ऊपर फैसले नहीं होते हैं। अब हम इसको गौर से देख लेते हैं। डिफाइनिंग कंसिडरेशन, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ये मैं चाहूँगा कि बहुत गौर से इसको आप ज़रा समझ लें और पढ़ भी लें मेरे साथ। बेनिफिट और वैल्यू। कंसिडरेशन refers to the tangible or intangible benefit that each party receives as part of the contract. It is the essential element that makes a contract enforceable, reflecting the exchange of value. Legally sufficient consideration. Each party must provide something of value that is recognized by law
ensuring that there is a legal basis for the agreement. मैं रिसेंटली एक जजमेंट देख रहा था हमारे लाहौर हाई कोर्ट को, इट वाज ऑन द फैमिली साइड. उसमें देयर वाज अ डिवोर्स बिटवीन द स्पाउसेस और उनकी औलाद भी थी उस कपल की. तो खातून जो थी वो बच्चों की कस्टडी के लिए जब कोर्ट में गई, क्योंकि वो बाप के पास थी कस्टडी बच्चों की, तो आउट ऑफ कोर्ट उन्होंने सेटल कर लिया इस तरह कि शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें बच्चों की कस्टडी दे देता हूँ आउट ऑफ कोर्ट, हम उसको इन राइटिंग लिख भी लेते हैं, लेकिन तुम मेरे से बच्चों का ख़र्चा नहीं मांगोगे. जो कि लीगली एक जो बाप है वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है कि उसने बच्चे का ख़र्चा देना है. लड़के का जब तक वो 18 साल तक का ना हो जाए और लड़की का जब तक उसकी शादी ना हो जाए, ये कानून है. लेकिन क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट जो थे उन्होंने सेटल कर लिया और एक एग्रीमेंट उस तरह का ड्राफ्ट हो गया, बच्चे माँ के हवाले हो गए और माँ ने वेव ऑफ कर दिया कि मैं ख़र्चा नान नफ़का नहीं लूँगी तुमसे. कुछ अरसा गुजरने के बाद खातून थी, ज़ाहिर बात है मामला तो नहीं चलना था, पैसे की तो ज़रूरत नहीं रहनी थी, मामला दोबारा कोर्ट में आ गया. तो उसने बच्चों का और अपना नान नफ़का जब मांगा तो वो शौहर ने ला के एग्रीमेंट दे दिया कोर्ट में कि जनाब देखें ये तो इसने ख़ुद अपनी रजामंदी से मेरे से बच्चों की कस्टडी ली और ये लिख कर दे दिया कि मैं ख़र्चा आपसे कभी तलब नहीं करूँगी, और अब शी इज़ बैकिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो कोर्ट ने कहा कि ये तो मकसद ही गलत था, आप लॉ के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकता. वो लॉ जिसने स्टैब्लिश किया हुआ है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स, यू कैनॉट गो. सो दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू पे. बच्चों का जो है ख़र्चा आपने देना ही देना है. तो कई दफ़ा ये लाइट्स नहीं चल रही, तो लीगली सफिशेंट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी अगर वो एट क्लैश हो विद द लॉ तो इट विल नॉट स्टैंड. दूसरा हम टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन देखते हैं, नीचे ज़रा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें. देयर इज़ अ मॉनेटरी कंसिडरेशन विच इज़ ऑफ कोर्स द मनी. दूसरा है सर्विसेज कंसिडरेशन कि आप पैसा नहीं दे सकते, आप उसके अगेंस्ट अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. यू मे बी एन एक्सपर्ट ऑन द बैंकिंग साइड, यू मे बी एन एक्सपर्ट ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाली साइड पे. सो यू आर विलिंग टू गिव योर सर्विसेज, तो वो एज कंसिडरेशन हो जाती हैं. फिर देर आर गुड्स कंसिडरेशन कि आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसे नहीं कर रहे, आपने क्या किया, गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया. हमारे सामने कई दफ़ा एक्सचेंज डीड्स आती हैं. एक शख्स है, उसके पास एक प्लॉट है विच इज़ ऑन द कमर्शियल साइड, और एक शख्स है उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है. सो इफ़ दे बोथ एग्री तो वो एक्चुअली एक्सचेंज तो कर रहे हैं, लैंड गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो भी एक सफिशेंट कंसिडरेशन होती है. नाउ द अदर इज़ द अदर एक्सचेंजेस which include promises, waiver of rights or other benefits like goodwill or future cooperation. Consideration can also include performance, forbearance. अब ये जो other exchanges है ना, ये थोड़ा weaker part होता है, क्योंकि इसमें एक promise की बात हो रही है which is at some time in future, या कोई ऐसी चीज़ जो आगे चल के लॉ के साथ क्लैश कर सकती है. सो अदर एक्सचेंजेस वाले मामलात में हम क्लाइंट्स को फॉरमोस्ट बता देते हैं कि यू आर ऑन अ वीकर फुटिंग. इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, इट विल बी एट योर ऑन कॉस्ट, रिस्क एंड पेरिल. वी विल नॉट एडवाइज कि आप उस तरफ जाएं. देयर शुड बी समथिंग टैंजिबल, समथिंग इन द प्रेजेंट आपके पास मौजूद हो, तो देन यू शुड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये चीज़ कि इन फ्यूचर इन टाइम हम ऐसा कर देंगे या हम ये कर देंगे, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट चैलेंजेबल हैं, लेकिन वो आपके क्लाइंट के राइट और इंटरेस्ट के लिए बेहतर नहीं है. आई थिंक यू शुड एडवाइज वेरी क्लियरली. इंश्योरिंग वैलिड कंसिडरेशन, confirming mutual benefit, ensure that both parties receive something of value, creating a balanced exchange that is enforceable.
Without consideration, the contract may be deemed void or unenforceable. Evaluating adequacy. While the law does not typically require consideration to be of equal value, it must be sufficient to form a binding agreement. जिस तरह मैंने पहले कहा कि लाजमी नहीं है कि वो equal value का हो, लेकिन ये कि if the parties are agreeing to it, तो उसमें फिर ये कंसिडर हो जाएगा कि ये है. नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज. ये समझ लें सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है कंसिडरेशन के बाद कि रिप्रेजेंटेशन क्या की जा रही है और उसके एवज वारंटीज क्या दी जा रही हैं. नहीं, थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूं. आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप उठा लें, चाहे वो परचेजर और सेलर के दरमियान हो, लेसर लेसी के दरमियान हो, मॉर्गेजर मॉर्गेजी के दरमियान हो, whatever the case may be, उसमें there are certain representations and there are certain set of warranties जो दोनों पार्टीज एक दूसरे को दे रही होती हैं. वहीं से ही आप एक्चुअली एक दूसरे को लीगली बाउंड कर रहे होते हो. वो आप समझें एज अ डेटरेंस काम कर रही होती हैं ये क्लॉजेस, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सिक्यूट होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस होती है. अब पहली चीज़ जो है, पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? टू बिल्ड अ ट्रस्ट. अगर आप कह रहे हैं कि जनाब मैं ये एक चीज़ सेल कर रहा हूँ आपको, ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की है, इट विल लास्ट अ लाइफ लॉन्ग, तो क्या है कि आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं. इसको पढ़ते हैं बिल्डिंग ट्रस्ट को, थोड़ा इसको बड़ा कर लें. Representations and warranties are statements made by the parties that help build trust and provide assurance about key facts or conditions. By disclosing an accurate information upfront, parties reduce the risk of future disputes and foster a transparent contractual relationships. Foundations for legal recourse. If a representation or warranty is found to be false, the affected party must have the grounds for legal action such as breach or contract or misrepresentation. अब हमने अक्सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से, अगर आप इस क्लॉज को देखें, आपने जाके बतौर कंज्यूमर एक चीज़ ख़रीदी फ्रॉम दी सेलर, उसने कहा कि जनाब ये हम आपको एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस दे रहे हैं और इसकी ये वारंटी है और ये इतना अरसा चलेगी. आप उस पर रिलाय करते हुए उसकी रिप्रेजेंटेशन पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, आपने वो चीज़ ली और आप चले गए. बाद अज़ा अगर वो चीज़ में कोई डिफेक्ट आ जाता है, वट एवर द केस में भी, सो आपको पता है कि आपने ये चीज़ ली है उससे, आप उसके पास गए, आपने उससे कहा कि ये चीज़ एक्सचेंज कर दें या रिप्लेस कर दें, एंड इफ़ ही डजंट, देन यू नो कि यू कैन टेक हिम टू द कोर्ट, यू विल टेक हिम टू द कंज्यूमर कोर्ट, और वहाँ पे आपके लिए फ़ैसला आ जाएगा. तो ये जो चीज़ें हैं, रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज़ हैं, इसी के दम पर ही मामलात जो हैं फाइनेंशियल साइड पे या इन एवरीडे लाइफ वो चीज़ें चल रही होती हैं. नेक्स्ट क्या है? कॉमन रिप्रेजेंटेशंस. ये कुछ चीज़ें हैं जो तकरीबन मोर और लेस तमाम एग्रीमेंट्स में होती हैं. ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जो सेलर है वो ये इंश्योर कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि यस आई एम द सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज़ अनइनकम्बर्ड, देयर इज़ नो बार ऑन द प्रॉपर्टी, द पोजेशन इज़ अनइनकम्बर्ड, इट्स नीट एंड क्लीन. ये वो अश्योरेंसेज है जो एक ऑनर आपको दे रहा होता है. लीगल कंप्लायंस में कि यस ये प्रॉपर्टी मैंने लीगली परचेज़ की, कोई लॉ की वायलेशन इसमें नहीं है, अगर ये इनहेरिटेड है तो थ्रू प्रॉपर कोर्स एंड चैनल हुई है, किसी लीगल एयर का राइट इसमें ख़त्म नहीं किया गया या मैंने कोई कंसीलमेंट नहीं की, परचेज़ की है तो प्रॉपर परचेज़ की है आफ्टर कंप्लाइंग विद ऑल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस. और तीसरा क्या है? नो कॉन्फ्लिक्ट. जो चीज़ आप ले रहे हैं, गाड़ी आप ले रहे हैं, घर आप ले रहे हैं, प्लॉट आप ले रहे हैं, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है.
इसमें कल को ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी खड़ी हो जाएगी और क्लेम करेगी कि जनाब इसमें हमारा राइट भी है। तो ये रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज़ जो हैं ये एज अ सेफ गार्ड होती हैं फॉर द पार्टीज और एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, जर्नल वारंटीज़ होती हैं। ये प्रोमिसेस अबाउट द कंडीशन, जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है। अगर आप सेकंड हैंड कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसकी भी कंडीशन जो है वो स्पेल आउट हुई होती है कि गाड़ी है ये 25,000 किलोमीटर चली हुई है, इसका इंजन जो है वो इन एब्सोल्यूट गुड कंडीशन है, और उसके टायर्स की ये पोजीशन है, गाड़ी की जो ओवरऑल बॉडी है पेंटेड है या नहीं है, ओरिजिनल कंडीशन में है। तो दे जनरल कंडीशंस। उसके बाद परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कि आपने कोई मशीनरी ली है, उस मशीनरी की क्या क्वालिटी है, उसकी आउटपुट क्या होगी, उसकी इनपुट क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं एक जर्नल होती हैं। और दूसरा, रेमेडीज़ फॉर ब्रीच। आप लोगों ने रेमेडीज़ भी लिखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें ये मसला हो गया तो क्या मुझे डैमेज मिलेगा, इसमें आपने पहले ही तय किया होता है या आप जो हैं बाद में स्पेल आउट कर लेते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट की बात हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं जनरल वारंटीज़ के हेड में आ जाती हैं। इसके बाद ये आगे कंडीशंस एंड कॉन्टिजेंसीज, ये वो क्लॉजेज होती हैं जिसमें आप ये तय कर लेते हैं कि किस किस मामलात पर कौन कौन सा एक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल परचेज वाले एग्रीमेंट को हम लें, उसमें सेलर ये कहता है कि अगर बायर मुझे मुकम्मल पैसे देगा, ये कंडीशन है, तो मैं फिर उसके बाद प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये एक कंडीशन प्रेसिडेंट आपके एग्रीमेंट में आ गई कि मेरा जो एक्ट है वो रिलाई करेगा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेकंड पार्टी। और जो सेकंड पार्टी है उसने भी कंडीशन लगाई होती है बायर ने कि हम इस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करेंगे और अगर ये प्रॉपर्टी में कोई इशू होगा तो सेलर या तो हमें ये ठीक करवा के देगा या हमारे दिए गए पैसे को दुगना देगा। ये हर एक सेल परचेज एग्रीमेंट्स में होता है। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस वो होती हैं। और फिर उसके अलावा कॉन्टिजेंसी प्लानिंग भी होती है कि खुदा ना खास्ता दोनों पार्टीज़ की इंटेंट है टू परफॉर्म, लेकिन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स एट प्ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लॉ चेंज हो गया तो आप तो परफॉर्म कर रहे थे एक एग्रीमेंट को, तो फिर यू विल नीड टू रीअलाइन योर एग्रीमेंट। आप उसमें चीज़ें ऐड करेंगे, उसका एडेंडम बनेगा या एग्रीमेंट को दोबारा से ड्राफ्ट किया जाएगा और जो चीज़ें हालात मामलात चेंज हुए हैं वो सब उसमें ऐड हो जाएंगे। फोर्स मजोर की बात आ जाती है, कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है जिसमें किसी की कोई गलती इन्वॉल्व नहीं है, कोई अनफोर्सीन इवेंट है, उस सूरत में आप क्या करेंगे। तो आपने दोनों चीज़ों को पहले ही एग्रीमेंट में लिख देना है कि ये कंडीशंस हैं जो पार्टी ए ने पूरी करनी है, ये कंडीशंस पार्टी बी ने पूरी करनी है। और इन केस अगर दोनों अपना अपना परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन साथ कॉन्टीजेंसी प्लान्स भी होते हैं कि इस सूरत में ऐसे होगा, इस सूरत में वैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमने सारी डिफ़ाइन की हुई हैं। नेक्स्ट कर दें। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर क्लॉजेस, ये बहुत ज़रूरी होते हैं इन ईच एंड एवरी एग्रीमेंट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज होती है क्योंकि कई ऐसे मामलात होते हैं, बीइंग अ लॉयर, जब आप किसी कंपनी के लीगल कंसल्टेंट बनते हैं तो लीगल कंसल्टेंसी के एग्रीमेंट्स होते हैं, रिटेनरशिप के एग्रीमेंट्स होते हैं, लीगल एडवाइजरी के होते हैं। उसमें कंपनीज, सरकारी इदारे, मल्टीनेशनल्स या बड़े बड़े रियल एस्टेट सेक्टर्स जो हैं वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन बीइंग अ लीगल एडवाइज़र आप तक पहुंचेगी हमारे साथ, जब आप एक कमर्शियल वेंचर में होंगे तो आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे बाहर। इवन अदरवाइज भी क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का तो प्रिंसिपल है ना, बीइंग लॉयर्स, जो आपने फॉलो करना है।
लेकिन ये क्लॉजेस भी इसलिए इंसर्ट की जाती हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा है कि लॉयर्स जब बात कर रहे होते हैं तो वो विदाउट नेमिंग द क्लाइंट्स, without naming their adversaries, without naming the authorities चीज़ें बयान करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये मामला क्या था, क्योंकि क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला आ जाता है। आपका एक एम्प्लॉई है, उसने आपके साथ काम किया है, आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज लिखी होगी कि जब आप हमारा एम्प्लॉयमेंट को छोड़ोगे या निकाले जाओगे तो आप अगले 5 साल तक हमारी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर लीक आउट नहीं करोगे, और अगर करोगे तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और हम आपके अगेंस्ट डैमेजेस और लिटिगेशन कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये लाइट ऑफ होगी। नेक्स्ट इज द इंडेमनिटी क्लॉज। मेरे नज़दीक ये सबसे सिक्योर क्लॉज होती है आपको क्लाइंट को। कोई भी एग्रीमेंट हो, इंडेमनिटी क्लॉज आप ज़रूर इंसर्ट करें, क्योंकि ये किसी भी इवेंचुअलिटी में, चाहे वो इवन आपके क्लाइंट की इनकॉम्पिटेंसी हो, आपके क्लाइंट के किसी मुलाजिम की हो, किसी भी वजह से अगर कोई चीज़ रह जाती है तो योर क्लाइंट शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन एनी इवेंचुअलिटी। तो ये इंडेमनिटी क्लॉजेज होती हैं जो कि आपके क्लाइंट को इंडेमनीफाई कर रही थी। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेज इसलिए डालते हैं कि जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही होती हैं, जो ठेकेदार काम कर रहे होते हैं, उन साइट्स पर किसी की डेथ हो जाए, किसी की इंजरी हो जाए या किसी किस्म का ब्लास्ट हो जाए वहाँ पे, तो उस सूरत में गवर्नमेंट एजेंसीज, पुलिस या दूसरे जो महकमे हैं वो आके हमें ना पकड़ें। हम तो कहेंगे कि जनाब हमने ये तमाम तर जिम्मेदारी अपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को या उन लोगों को दी हुई थी जो इसको देख रहे थे, तो दे शुड बी डेल्ट विद। कोई भी क्लॉज जो इंडेमनिटी के बगैर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फाइट होती है बिटवीन दी लॉयर्स ऑफ बोथ द साइड्स, क्योंकि दोनों साइड्स अपने नहीं चल रहा। There's an issue here. एक्चुअली ऑफ हुआ है, आपकी लाइट जो आ रही है उसकी चार्जिंग खत्म हो गई। लाइट फिर से जला दें। नहीं बस ठीक है, मैं देख लूँगा। ओके, तो ये इंडेमनिटी क्लॉज, जी जी प्लीज़। सर बेसिकली इंटरनेशनली जो इंडेमनिटी इंश्योरेंस होती है पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर इंडेमनिटी इंश्योरेंस करवा दी जाए तो ये सारे इंडेमनिटी क्लॉजेस से आप वो आप बात ठीक करें, लेकिन हमारे यहाँ जो है अभी बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। वो ये जो चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। देयर आर सर्टेन कंपनीज जो कि उसकी सारी लाइबिलिटी अपने ऊपर ले लेती हैं। तो यहाँ पे हम अगर 90% बात करें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स भी, रियल एस्टेट्स भी हैं, वो नहीं करती हैं। इसी वजह से हम लॉयर्स की, मैं आपको बताऊं, ये जो एक्सटर्नल लॉ कर रहे हैं ये इस चीज़ से अवेयर होंगे कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं यूके में, उन्हें अपनी भी इंश्योरेंस करवानी होती है। वो इंश्योरेंस इसलिए होती है, मैं बल्कि प्रपोज करूंगा अपने हाई कोर्ट में, यहाँ पे मैंने एक आध जगह पे की भी कि एवरी प्रैक्टिसिंग लॉयर मस्ट हैव एन इंश्योरेंस। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी किसी गलती की वजह से आपका क्लाइंट सफ़र करेगा तो कोर्ट फिर वकील को पकड़ेगी कि जाओ जाके 2 लाख रुपए का जुर्माना तुम जमा करवाओ। इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर क्लाइंट। इसी वजह से इंग्लैंड में जो प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर्स हैं, वहाँ तो बैरिस्टर ही होता है, सॉलिसिटर्स जो हैं उनके पास अब थोड़े से राइट्स ऑफ ऑडियंस आए हैं, सो दे आर वेरी लिमिटेड फ्यू। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन यूके 2003-4 में, उस वक्त उनके जो स्टैंडिंग थी वो 16,000 के करीब थे पूरे यूके में,
और अब 2024 में जब मैंने पता किया तो 20,000 थे। 4,000 सिर्फ बैरिस्टर्स इंक्रीज हुए हैं इन लास्ट 20-21 ईयर्स। और जब 2004-5 में हम इधर आए एज इंटर्नी काम करने के लिए, तो यहाँ पे कोई 6-7 हज़ार हाई कोर्ट के वकला थे। आज स्ट्रेंथ शायद 40-50 हज़ार पे खड़ी है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे स्कॉट फ्री घूमते हैं ना हम, हमें तो कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने काला कोट पहन लिया, बदमाश बन गए। अब हम जो मर्जी करें, हम पुलिस को मारें, जो मर्जी करें, क्लाइंट का बेड़ा गर्क कर दें। उसी वजह से आप देखें कि सिस्टम हमारा दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं, वहाँ पे एक ओपिनियन देने का, एक लॉयर को इतने अच्छे पैसे इसलिए मिल रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ध्यान से हर चीज़ को देख कर दे रहा होता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि एक ओपिनियन देना है, फ़ोन मिलाया, यार दसते सही की करना है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ लो, राह जाते उस्ताद ਨੂੰ ਪੁੱਛ लिया, सर जी है तो दस दो। यानी जब आप इस तरह काम करके 4 लाइनें लिख कर दे देंगे, आपका क्लाइंट अगर उस पर एक्ट अपॉन करेगा तो ही विल बी हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल एंड यू विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इवन आपके अगेंस्ट बार काउंसिल में एप्लीकेशन भी चली जाए तो कुछ भी नहीं होगा। 2-4 राइट लेफ्ट से आपने बंदे पकड़ने हैं, उधर चले जाना है, वो एप्लीकेशन ड्रॉप हो जाएगी। नहीं हुए हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं, लेकिन होते हैं, ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, चलता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे भी ये चीज़ें अब आ गई हैं। अब मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ जो जितने रियल स्टेट मैग्नेट्स हैं, उन्होंने रीट्स बनानी शुरू कर दी हैं, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि इफ़ यू वांट टू गो इनटू परचेजिंग सम कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड यू डू नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ मनी, तो वो आपकी बैकअप में आके खड़ी हो जाती हैं और फिर एक ट्राई पार्टी किस्म का आपका एग्रीमेंट बनता है कि आप उनसे पैसा लेते हैं, आप आगे बिल्डर को देते हैं, बिल्डर आपको पोजेसन देता है और फिर आप उसमें से इंटरेस्ट के साथ उनको रिटर्न करने लग जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अब डेवलप हो रही हैं। नहीं, सारे तो नहीं करते, लेकिन बहरहाल हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं करते हैं। हम जिनको करते हैं वो नहीं करते हैं। उसकी वजह ये कि हम खुद इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी जो वर्थ है ना, वो नहीं ख़राब होनी चाहिए। लॉयर की सिर्फ वर्थ थी और कुछ नहीं है। अगर आपके साथ एक दफ़ा टैग लग जाए ना कि यू आर अ नॉन सीरियस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, ट्रस्ट मी, आप जिधर मर्जी चले जाएं, आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। आपने जब किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करना है, मैं ये बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आपने बहुत ध्यान से सीरियस लॉ फर्म्स को ज्वाइन करना है। पॉलिटिकल फर्म्स को नहीं ज्वाइन करना, वो सिर्फ आपसे वोट एंड सपोर्ट करवाएंगे, आपको इतना एग्जॉस्ट कर देंगे, आप थोड़ा सा चेहरा आपका शनासाई हो जाएगी बार में, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जगह जगह उनके साथ जा रहे होंगे फंक्शन में, लेकिन आपकी अपनी कोई लीगल वर्थ नहीं होगी। और आप 4 साल बाद ये रियलाइज़ करेंगे कि मैंने सिर्फ तारीख़ें ली हैं, सिर्फ जाके ये एप्लीकेशंस फ़ाइल की हैं, कोई केस आर्ग्यू नहीं किया, कोई सीरियस रिसर्च नहीं की, कोई सीरियस ड्राफ्टिंग नहीं की, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। 4 साल बाद आप ये प्रोफेशन छोड़ के चले जाएंगे। ये प्रोफेशन वैसे ही इतना ड्राई है और इतना ये टाइम टेकिंग है कि बड़ा देर बाद जाके लोग आपको सीरियस लेना शुरू करते हैं। मैं जब नया नया इस प्रोफेशन में आया तो मुझे लोग अक्सर रोक कर पूछते थे कि बीइंग अ बैरिस्टर, व्हाट कंपेल्ड यू टू कम टू पाकिस्तान? आप तो बाहर रहते। ये तो प्रोफेशन उन लोगों के लिए है जो गांव देहातों से जिनका ताल्लुक़ है, उनको केसेस वहाँ से आएंगे। तो मैं उस वक्त सोच में पड़ जाता था कि क्या है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे मलिक क़य्यूम साहब, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। उन्होंने कहा बेटा तुमने इनकी बात नहीं सुननी, तुम ये सोचो कि तुम एक लंबी रेस के घोड़े हो,
तुमने अपनी मेहनत और अपनी फोकस और अपनी लगन पे लगे रहना है। एक वक्त आएगा कि ये बार तुम्हें रिकग्नाइज करने लग जाएगी, तुम्हें ओन करने लग जाएगी, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। मैंने अक्सर अपने एसोसिएट्स को भी मैं ये बात कहता हूँ, 3 महीने इधर काम किया, 6 महीने उधर काम किया, उनकी कोई वर्थ नहीं होती, क्योंकि गुजरते वक्त हम कॉलीग्स आपस में कह रहे थे यार वो जो लड़का नहीं है फलाना, ये नॉन सीरियस सॉर्ट ऑफ अ गाय, ये काम नहीं करेगा, ये घूमता फिरता रहता है, उसे कोर्ट भेजें तो वो कोर्ट का कह के आगे से आगे चला जाता है, काम नहीं करेगा, 4-4 दिन रिपोर्ट नहीं करेगा आपको। जब आपका उस्ताद जिस चेंबर में आप हैं वही जब आपको नॉन सीरियस लेगा तो सोचें आपको बार कैसे सीरियस लेगी। मैं अब हम थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गए सारा इससे, लेकिन मैं वैसे ही आपको ये बता रहा हूँ कि प्लीज़ बी वेरी वाइज इन चूजिंग अ लॉ फर्म, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर आपके उस फैसले पे मुनहसर है। इट्स लाइक चूजिंग अ वाइफ और हस्बैंड फॉर लाइफ। सो इफ यू चूज अ रॉन्ग गर्ल और अ रॉन्ग गाय, you are doomed. Trust me, this is the same cases with the law. Be very wise. ये मत देखो कि एक शख्स जा रहा है उसके पीछे 25 जूनियर जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, दे आर एट अ लॉस। फॉर मी, मैं आज इतने साल बाद मैं ये कह सकता हूँ, आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल जो 20-25 पीछे जा रहे होते हैं, क्योंकि एक बिजी लॉयर के पास इतना टाइम ही नहीं है कोई 20-25 लोगों को सिखाए। उससे बहुत बेहतर है कि आप किसी ऐसे लॉयर को ज्वाइन करें, बेशक उसके पास 20 केस हों, कम से कम वो 20 केसों पे आपके साथ खड़ा होके बहस भी करेगा, आपको सिखाएगा भी, और आपने कुछ सारी उम्र तो उसके साथ नहीं रहना, 4-5 साल मिनिमम तो रहना है, तो उसमें आपको इतना कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड आपने अपने फर्म के साथ एट सम स्टेज इन टाइम ये भी बात करनी है कि आई वुड लाइक टू कंडक्ट माई ऑन केसेस एज वेल। थोड़ा सा कमर्शियल अपने आप को भी तो देखना है ना, लेकिन नॉट एट दी कॉस्ट ऑफ योर उस्ताद या फर्म्स टाइम नहीं। उनका काम करने के बाद इफ़ यू हैव द टाइम एंड एनर्जी देन गो विद योर ओन केसेस। नाउ कमिंग बैक टू दी इंडेमनिटी क्लॉजेस, ये वो क्लॉज है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फाइट होती है बिटवीन दी लॉयर्स। एक पार्टी ए का लॉयर कह रहा होगा कि हम मैक्सिमम इंडेमनीफाई अपने आप को करवा लें, पार्टी बी का लॉयर कहता है हम करवा लें, तो म्यूचुअल किसी ग्राउंड के ऊपर ही पहुंचना पड़ता है, कुछ गिव एंड टेक करके कि किन हिस्सों के ऊपर हम लाइबल होंगे, किस हिस्सों पर आप होंगे, और फिर वो एक म्यूचुअल सी एक क्लॉज ये बनती है। नेक्स्ट कर दें। नहीं, वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग। I would wrap it up quickly. This is the dispute resolution clause. मैं बहुत सा कंफ्यूज होता था शुरू में जब मैं पढ़ रहा था कि why is there a dispute resolution clause with an arbitration clause? दो अलग चीजें हैं। आर्बिट्रेशन क्लॉज तो अल्टीमेटली होनी चाहिए ताकि आप जो है हर चीज़ को लेके कोर्ट में ना जाएं, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कोर्ट आप एमिकेबली पीसफुली रिजॉल्व कर लें। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज का भी मकसद ही यही होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट किसी इवेंट में क्रिएट हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, तो आपने ये तय किया लाए अमल के पहले हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, हफ्ते में टाइम अपने आप को बाउंड किया कि इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे एट द मैनेजमेंट लेवल। अगर वहाँ पे बात ना बनी तो सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट लेवल पे अगले 5 दिन में हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अगर वहाँ पर भी बात ना हल हुई तो फिर हम अल्टीमेटली या आर्बिट्रेटर एक सिंगल अपॉइंट कर लेंगे म्यूचुअल कंसेंट से, या आप अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, हम अपना करेंगे, वो मिलके एक एम्पायर को अपॉइंट करेंगे, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन किधर होगी, लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगी, और 30 दिन के अंदर हम इसको रिजॉल्व करेंगे। गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं ये आपको बताता चलूँ, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज मैंडेटरी होती है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि क्रिएट हो जाती हैं। डिस्प्यूट्स लार्ज कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में होते ही होते हैं, किसी ना किसी स्टेज पर आने ही आने होते हैं। तो उन चीज़ों को पहले से ही आप फोर्सी करते हुए एक अच्छा सा आर्बिट्रेशन क्लॉज बना लें। अच्छा, इसमें भी बड़े मसले होते हैं।
कोशिश करें आर्बिट्रेशन क्लॉज में एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ आर्बिट्रेटर की बात आपने पहले लिखी हो। अगर तो आप लिखेंगे ना कि आप अपना आर्बिट्रेटर होगा, हमारा अपना होगा, तो 4 महीने तो इसी में गुजर जाएंगे और जो कॉस्ट का नुकसान हो रहा होगा वो अपनी जगह है। फिर वो दोनों मिलके किसी एक एम्पायर के ऊपर नहीं आ पा रहे होंगे फॉर वेरियस रीजंस। एक हमारे केस में इस तरह साल एक लग गया सिर्फ ये डिसाइड करने में कि आपका आर्बिट्रेटर कौन है, हमारा कौन है, और इन दोनों ने मिलके एक एम्पायर करना है। प्रोसीडिंग्स उसके बाद शुरू हुई। आर्बिट्रेशन का तो मकसद ही यही है कि आउट ऑफ कोर्ट आपने सेटल करना है और लीस्ट मिनिमम कॉस्ट के साथ और मैक्सिमम चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए इसको एफिशिएंटली कर लेना। अब मैं आपको एक बड़ा मज़े का किस्सा सुनाता हूँ आर्बिट्रेशन के हवाले से। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद थी। दोनों पार्टीज़ को पूरा पता था कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ये मैटर रेफ़र होगा फ़लाँ शख्स को। हमने बाकायदा उसको बाय डेजिग्नेशन एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि एनीबडी हु इज़ हेडिंग सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन विल बी दी सोल आर्बिट्रेटर इन आर केस। डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, दूसरी पार्टी भाग कर सिविल कोर्ट चली गई दावा करने, जी स्टे दे दे। अच्छा, वो जज साहब भी ऐसे हैं कि उन्होंने भी पहली तारीख पे स्टे दे दिया, आंखें बंद करके, साथ हमें नोटिस कर दिया। मैं पहली तारीख पे गया और मैंने सेक्शन 34 की एप्लीकेशन दे दी स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स की कि द केस कैन नॉट प्रोसीड इन द कोर्ट सिंस देयर इज़ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द एग्रीमेंट। और आर्बिट्रेशन क्लॉज में हमने एक आर्बिट्रेटर को ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है विद म्यूचुअल कंसेंट, सो द मैटर हैज़ टू बी रेफर्ड देयर, द कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। पहले तो जज साहब ना पहले शक्ल मेरी देखते रहे, वो एग्रीमेंट को देखते रहे। मैंने तसल्ली से, सिविल जज साहब थे, वो बड़ी तसल्ली से सारा समझाया। उन्हें बात मेरी समझ आ गई। उन्होंने कहा जी अब मैं इस पर जवाब तलब करूँगा। मैंने कहा आप बेशक जवाब तलब कर लें, लेकिन ज़रूरत इसकी भी नहीं है, आप डायरेक्शन दें सीधा और ये मामला उधर भेजें। इन्हें जवाब तलब कर लिया। अब वो जवाब में दूसरी पार्टी ने 3 महीने जवाब ना दिया। यानी आप देखें कि वो आर्बिट्रेशन क्लॉज का हमें नुकसान ही उल्टा हो रहा। अल्टीमेटली जब बहुत प्रेशर हो गया कि हम हर तारीख पे जाके जज साहब से बात कर रहे हैं कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, तो आपने तो मकसद ही फौत कर दिया उस सारे एग्रीमेंट का और उस आर्बिट्रेशन क्लॉज का। जज साहब ने अल्टीमेटली केस रेफर कर दिया टू दी आर्बिट्रेटर, साथ एक कॉस्ट लगा दी 5 लाख रुपए आप देंगे। और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा जनाब आर्बिट्रेशन क्लॉज इसलिए होती है कि इसमें लिटिगेशन की जो कॉस्ट है वो ना हो। हम एक शख्स के पास दोनों पार्टीज जाएंगे, वो बैठ के हमारी पंचायत जैसे नहीं होती आसान लफ्ज़ों में, उस तरह वो हमारी बात सुन के एक फ़ैसला कर देगा और हम बाउंड हो जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि उसको 5 लाख भी दो, और भाई क्यों दें उसको? अब जज साहब ने वो ऑर्डर, अब उस ऑर्डर को मुझे चैलेंज करना पड़ा इन द नेक्स्ट एपलेट कोर्ट। चैलेंज करके उसको सेटिसाइड कराया, इसमें फिर 3 महीने लग गए। यू जस्ट इमेजिन कि हमारे यहाँ, मैं अभी रिसेंटली एक फोरम पे ये बोल रहा था कि जो हमारे जजेस हैं दे नीड टू बी ट्रेंड, जो हमारी लोअर जुडिशरी है दे नीड टू बी ट्रेंड कि हजूर ये आर्बिट्रेशन का मकसद है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ये मकसद है। हमारे फाजिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ख़ासतौर पे मंसूर अली शाह साहब, बारहा इस चीज़ पर जोर देते हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो दिन रात इसका कलमा पढ़ते हैं, वो राइटली पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे पास जजेस की तादाद कम है, बैकलॉग है केसेस का, और कोई इसका हल नहीं है सिवाय आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आर्बिट्रेशन के थ्रू। हमारे पास ट्रेंड आर्बिट्रेटर्स मौजूद हैं। लाहौर चैम्बर में बाकायदा एक मीडिएशन सेंटर बना हुआ है जहाँ पे वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द बिजनेसेस को रिजॉल्व कर रहे होते हैं डे इन डे आउट विदाउट एनी मनी। इस तरह और भी हैं। हमारे लाहौर हाई कोर्ट में आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर है, मैं उसका चेयरमैन हूँ, यहाँ पे भी मौजूद है। पंजाब बार काउंसिल में भी मौजूद है, सब फोरम्स मौजूद है। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी मनी, येट स्टिल मैं हैरान था उस सिविल जज पे। बहरहाल उन जज साहब को तो अल्लाह ही भला करे, वो दोबारा केस रिमांड हुआ, सेटिसाइड हुआ ऑर्डर। फिर हम आर्बिट्रेटर के पास गए तो हमारा मसला हल हुआ विद इन 7 डेज़। विद इन 7 डेज़ हमारा मसला ही हल हो गया। अच्छा, आर्बिट्रेशन की एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी सुनाता हूँ।
एक केस इस तरह रिसेंटली चला गया सिविल जज में और हमने जाके एप्लीकेशन पहली तारीख पे दे दी, क्योंकि इसका असूल ये होता है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग आपने सेक्शन 34 की एप्लीकेशन देनी है कि ये प्रोसीड नहीं हो सकता। जज साहब ने वो मेरी दरख्वास्त ही खारिज कर दी और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये सर आप ये क्या किया आपने? कहते ये आप दरख्वास्त नहीं दे सकते, आप जवाब दावा लेकर आएंगे। मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 खोल लिया, सेक्शन 34, मैंने उनको हरफ बहरफ पढ़ के सुनाया। मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ तुम मैनू फाइल आ दियो, इसके बाद यही काम एक रहेगी। ये दरख्वास्त खारिज कर दी मेरी। मैंने उसको चैलेंज किया ऊपर, पहली तारीख के ऊपर जज साहब कहते हैं मेरा दिल कर रहा है कि मैं सिविल जज साहब को भी इधर कटहरे में खड़ा कर दूं कि उन्होंने ये हरकत क्या की है। मैंने कहा सर आप उन्हें कटहरे में खड़ा ना करें, उन्हें नौकरी से फारग करें। अगर इस तरह के सिविल जजेस होंगे हमारे यहाँ तो हाउ विल द सिस्टम वर्क? ये आए दिन हाई कोर्ट में यही मसले होते हैं कि हमारी जुडिशरी जो लोअर है, मुझे नहीं पता इतने ट्रेंड लोग होते हैं, इतने कंपटीशन से। आप में से वो लोग जो सिविल जजेस की तैयारी करना चाहते हैं, आप देखते हैं हर साल 6-7 लोग ही पास होते हैं। इतनी मेहनत के बाद अगर 6-7 पास हो रहे हैं और फिर भी ये हालात हैं तो फिर आई डोंट नो। मैं तो कहता हूँ फिर जैसे कराची में है, सिंध हाई कोर्ट में है, कि ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन भी लाहौर हाई कोर्ट अज्यूम कर ले ताकि हम अपने सिविल दावे जो हैं डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट में लेकर आएँ। यहाँ जजेस बढ़ाएं ताकि हम जो है नीचे की जो है डिस्क्रिपेंसीज और इनकॉम्पिटेंसेस और वीकनेसेस उनसे हम बच सकें। नहीं जी, नेक्स्ट ख़त्म करें या इसको कंप्लीट कर लें? बस आखिरी गवर्निंग लॉ है। आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। सिर्फ थोड़ा सा मैं ज़रा बता दूं, गवर्निंग लॉ एंड जुरिस्डिक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जुरिस्डिक्शन की बात, अभी जो मैंने सारी बात पीछे बताई है कि जुरिस्डिक्शन ये आर्बिट्रेटर की है, सो यू कैन नॉट कम टू द कोर्ट। और गवर्निंग लॉ, अगर एग्रीमेंट हमारा पाकिस्तान में हो रहा है तो मैं ये नहीं लिख सकता कि द लॉज ऑफ पनामा विल बी एप्लीकेबल। जस्ट बिकॉज अ कंपनी इज फ्रॉम पनामा डजंट मीन कि वो ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन एग्रीमेंट इज जो यूएस में बैठा हुआ है ना, ट्रस्ट मी, वो उन्हीं के गवर्निंग लॉज होंगे, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। हम जितने भी मल्टीनेशनल्स के साथ पाकिस्तान में कर रहे होते हैं वो लिखते हैं द इंग्लिश लॉज शैल बी एप्लीकेबल, द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी इन लंदन या दुबई DIFC में। मतलब आप फॉरेन कंपनीज के साथ पाकिस्तानी लॉज के साथ चल ही नहीं सकते, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं आपका जो सिस्टम इतना स्लो है और इसमें इतने हर्डल्स हैं कि इसमें रहकर हम काम नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आगे चलें जी सर। फोर्स मजोर क्लॉज एक्ट ऑफ गॉड है, ये अगर हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है, ये ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बॉयलर क्लॉजेज, ये सिंपलर सी क्लॉजेज होती हैं। फॉर एग्जांपल के सवेरेबिलिटी क्लॉज होगी, इसमें इंटायर एग्रीमेंट के हमने जो भी बात की है ये इंटायर अंडरस्टैंडिंग है, इससे पहले जो बातें हुई हैं वो ज़रूरी नहीं है, जो एग्रीमेंट में लिखा गया है वही है। अमेंडमेंट कैसे होगी उसकी क्लॉज होगी। आगे फिर आगे पर्पस है, आगे चलें जी। ड्राफ्टिंग एंड आयरन क्लैड कॉन्ट्रैक्ट के आपने इन तमाम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हमने अभी पढ़े हैं इनको जहन नशीन रखते हुए, लॉ अपडेटेड को अपने सामने रखते हुए, सर्कमस्टांसेस को रखते हुए, क्लाइंट के इंटरेस्ट को रखते हुए ऐसा स्ट्रॉन्ग आयरन क्लैड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। आपने जो मिसाल दी है, आप वाले मिसाल में आयरन क्लैड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, देयर वर लूप होल्स इन इट। सो आपने इंश्योर करना है कि कोई लूप होल ना हो, उसमें कोई वीकनेसेस ना हो, कि कल को ये मामला जो है एमिकेबली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अगर जाए भी तो ईजिली हल हो जाए। एग्जैक्टली, अच्छा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ समटाइम्स आई ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट विच इज ओवर 50 पेजेस और सो, उसमें एक एक चीज़ को बड़ा माइन्यूटली मैं देखकर उसको लिख रहा होता हूँ। वो क्लाइंट्स जब पढ़ते हैं वो कहते हैं हमें पढ़ने के लिए भी एक वकील अब चाहिए। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इसको पढ़ने के लिए हमें पूरा दिन चाहिए, हम फिर अपना कारोबार रोक कर ना पहले जनाब का एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं। अब अगर एग्रीमेंट आप शॉर्ट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें वो फिर मिस हो जाती हैं।
वो इस तरह मिस हो जाती हैं कि जो स्पेसिफिक्स होती हैं जिनको आपने केटर करना होता है वो फिर रह जाती हैं एक छोटे पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल के फलां शख्स ने मुझे 30,000 रुपया देना है इस लैपटॉप के एवज। अब वो 30,000 उसने मुझे इस तरह देना है कि पहले वो 10,000 देगा, बाकी 20,000 में से वो 10,000 फलां तारीख को देगा, बाकी वो जो 10,000 है अगर वो ना दे सका तो क्या होगा, अगर उसने लेट दिया तो क्या मैंने उस पर सरचार्ज लगाना है, क्या मैंने उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगानी है। ये अब इतनी छोटी छोटी एक क्लॉजेज एक मेन क्लॉज के साथ सब क्लॉजेज बन जाती हैं कि वो हम हर चीज़ को केटर कर रहे होते हैं। और असल में बड़ा एग्रीमेंट कब बनता है ये मैं आपको अपने तज्ज़िये से बताता हूँ। जब आपका एक बहुत मेजर क्लाइंट हो और आपने मोटी रकम पकड़ी हो, फिर आप दुनिया भर की वेबसाइट्स भी देख लेंगे, आप लॉ भी देख लेंगे और आपको एग्रीमेंट बनाने का मज़ा भी आएगा। अब मेरा एक क्लाइंट है, ही इज़ बेस्ड इन कराची। एग्रीमेंट्स हमने बनाने थे सरकारी इदारे के साथ, मैं नाम नहीं लूँगा वरना लोग वहाँ तक चले जाएंगे। वो मुझे टिकट्स मिलती थी एयर टिकट्स जाने की, वहाँ पे मेरा स्टे होता था मैरियट में या पीसी में, और हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा जाना था। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का मज़ा आता था। बेहतरीन एनवायरनमेंट में आप डिस्कशंस कर रहे हैं। दूसरी साइड से फ़ॉरेन जो हैं उनके लॉयर्स यानी इंग्लैंड से फ्लाई करके भी आए हुए थे मल्टीनेशनल के। सो यहाँ मज़ा आता है। और यहाँ पे अगर आपको रशीद मिल जाए वो कहे मैं प्याली बेचनी है तो ठीक है मैं देना रुपया 10,000 है, तो फिर आप तुसी की करोगे? यू विल डू नथिंग। बट इवन देन आई वुड सजेस्ट एट योर स्टेज you should put in your efforts regardless of whatever he pay क्योंकि this is your starting point। हम भी यहीं से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपने घबराना नहीं है, ना आपने ऐसा सोचना है कि नहीं हमें पैसे कम मिल रहे हैं। दैट इज़ नॉट, पैसा शुड नॉट बी योर कंसिडरेशन एट दिस स्टेज। व्हाट आई बिलीव फॉर नेक्स्ट 4 years it should not be your consideration। your consideration should be कि you should get the work। और वर्क कब मिलेगा? जब आपके हाथ से काम निकला होगा। कि हाथ से काम नहीं निकला होगा ना, ट्रस्ट में जो काम आपके हाथ में आएगा वो भी निकल जाएगा। यस देखिए, सेवरेबिलिटी क्लॉजेज वो इसलिए होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको खदशा होता है कि देयर इज अ सर्टेन क्लॉज इन द एग्रीमेंट विच मे और मे नॉट बी फेवरेबल इन टाइम्स इन फ्यूचर टाइम्स। ठीक है, तो आप वो कह देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लॉ के हवाले से या जुरिस्डिक्शन के हवाले से क्लॉज बनाई है और आप उस पर श्योर नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, तो वो आप क्लॉज एक जो सेवरेबिलिटी के बना देते हैं कि इन केस अगर हमें सेवर भी करने पड़ी एक क्लॉज, द इंटायर एग्रीमेंट शेल स्टैंड, उसका जो है नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। और दूसरा कि ये बॉयलर प्लेट क्लॉजेज हैं, तो ये तो होती हैं सारे एग्रीमेंट्स में और ये ज़रूरी हैं। वो स्टैंड करेगा। देखिए, मेन कॉन्ट्रैक्ट तो तभी उड़ेगा ना जब उसके ऊपर कोई रूलिंग आ जाएगी, या आर्बिट्रेटर का अवार्ड आ जाएगा या कोर्ट की रूलिंग आ जाएगी। और अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड होगा तो फिर ये एक सब्सिक्वेंट फ्यूचर इन टाइम की आप बात करें ना, कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में वॉइड होगा, पहले तो आर्बिट्रेशन में आप जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उस वक्त स्टैंड कर रहा था। तो जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड आ गया तो हो सकता है अवार्ड में वो कहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत था, तो फिर तो हर चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, फिर तो उसका अवार्ड भी ख़त्म हो जाएगा। तो नॉर्मली वो उस तरफ जाते नहीं हैं, वो फिर डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपकी लाइबिलिटी क्या है और इसमें कौन सी पार्टी जो है हक पे और कौन सी पार्टी हक पे नहीं है। थैंक यू वेरी मच। No, I have no idea about. I would not like to comment. Thank you very much.
थैंक यू वेरी मच।